Hello friends and welcome to my YouTube channel Asura Explain। दोस्तों, वन पीस का चैप्टर 1095 आ चुका है और हमेशा की तरह इसमें भी कुछ बेहतरीन खुलासे हुए हैं। तो चलिए अगर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत कवर पेज के साथ होती है जिसमें स्क्वायरल मंकी को दिखाया जाता है जो बगी की नोज लेके भाग रहा है और बगी उसके पीछे दौड़ रहा है। चैप्टर का नाम है ए वर्ल्ड नॉट वर्थ लिविंग इन, अर्थात ऐसी दुनिया जो रहने लायक नहीं है। गुरु से सेंट सैटर्न की प्रेजेंस के कारण लोअर रैंकिंग मरीन मर जा रहे थे, इसलिए हम देखते हैं कि मरीन्स को ऑर्डर मिलता है कि कैप्टन्स और रियर एडमिरल के अलावा बाकी सब जितने भी लोअर रैंकिंग मरीन हैं एलन से चले जाएं, क्योंकि वो गोरोसे के प्रेजेंस के लिए अभी तैयार नहीं है। ऑर्डर मिलते ही मरीन्स यहाँ से भागने लगते हैं अपनी जान बचाकर। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि बोनी गोरोसे सेंट सैटर्न को अपने तलवार से स्टैब करती है, जिसे देखकर मरीन्स अब गुस्सा हो जाते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोरोसे उन्हें रोक देता है और कहता है कि चुप करो बेवकूफ़ों, अगर मैं घायल नहीं होना चाहता तो मैं डॉज कर सकता था, तुम्हें बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही वह बोनी को एक हाथ से पकड़ लेता है, जिसे देखकर सांजी बोनी को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन गुरुसे की पावर के कारण वह घायल हो जाता है और गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि गुरुसे तलवार को अपने छाती में से निकालता है, जिससे उसके घाव अपने आप ठीक होने लगते हैं। यह भी गोरोसे की एक पावर है। अब पावर के बारे में हमको बाद में जानकारी मिलेगी। इसी का फ़ायदा उठाकर मरीन्स डॉक्टर वेगापंग को बंदी बनाना चाहते हैं, लेकिन गोरोसे उन्हें फिर रोक देता है और कहता है कि कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, उनके भागने के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। अब सेंट सैटर्न किजारू की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें भी इस काम को करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा समय लग गया किजारू। हम देखते हैं कि किजारू लूफी के अटैक से घायल होकर गिरा पड़ा है और वह सैटर्न से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, लेकिन मैं अभी हिल भी नहीं सकता। जिस पर सेंट सैटर्न कहता है कि इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ कि इसका कारण क्या है, और इतना कहते ही वह लूफी पर अटैक करने लगता है। हम देखते हैं कि लूफी को फ्रैंकी अपने स्ट्रॉन्ग राइट के हेल्प से बचा लेता है और उसे पकड़ लेता है। फ्रैंकी खुश होता है और कहता है कि अब तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाईएस्ट अथॉरिटी भी मेरे कैप्टन के पीछे पड़े हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लूफी और बोनी को देख के सेंट सैटर्न कहता है कि तुम लोगों का फाइट को ज्वाइन करना एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन था, लेकिन अब तुम लोग मरीन से घिर चुके हो जो कि इस एलन को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। नियति के खेल से किसी तरह तुम लोग बच जाते हो तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। डॉक्टर वेगापंग को देखते हुए वह कहता है कि यह शर्मनाक बात है कि तुमने हमें धोखा दिया। आज तक तुमने जो भी हमारे लिए किया उसके लिए थैंक यू। अब बताओ कि मैं सबसे पहले तुम में से किसको मारूं? तुम्हें खेद होना चाहिए कि तुमने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की हिम्मत की। इतना कहते ही वह बोनी को ज़ोर से जकड़ने की कोशिश करता है, जिससे बोनी दर्द से चिल्लाने लगती है। हम देखते हैं कि गोरोसे की पावर के कारण कोई भी हिल नहीं पा रहा है और बोनी कहती है कि सैटर्न, तुमने ही मेरे पिताजी को मारा है। बोनी की बात सुनकर
गोरो से कहता है कि कुमा वो तो गुलाम ही पैदा हुआ था। वह एक ऐसे ट्राइब को बिलोंग करता है जो कि बहुत ही गहरा क्राइम किया था और हमें उसके ट्राइब का नाम बताता है जो कि है बुक्कानीर। इतना कहते ही वह बोनी को ऊपर उठाता है और मरीन्स को बोनी के हेड पर एम करने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि बोनी कुमा की बातों को याद करता है जिसमें कुमा कहता है कि मैं वॉरियर ऑफ लिबरेशन निका की तरह एक हीरो बनना चाहता हूँ और कुमा कहता है कि वह सबको आज़ाद करता है, वह तुम्हें भी आज़ाद करेगा। इसी के साथ स्टोरी शिफ्ट होती है और हमें फ्लैशबैक में 47 साल पहले के सोरबेट किंगडम को बताया जाता है जिसमें हमें कुमा के जन्म को दिखाया जाता है और उसके माता पिता को भी दिखाते हैं। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे ब्लड के बारे में मैं मरीन्स को नहीं बताऊंगा, लेकिन मरीन्स का उन पर हमला हो जाता है और वो लोग उन्हें बंदी बना लेते हैं। हम देखते हैं कि चाइल्ड कोमा को स्लेव की तरह यूज़ किया जा रहा है और उस पर काफ़ी सारा वज़न ढोया जा रहा है। उसकी पिटाई भी की जा रही है जिसके कारण कुमा रो रहा है क्योंकि वह अभी भी बच्चा है। स्लेव के रूप में कुमा और उसके पिताजी की मुलाकात को दिखाई जाती है जिसमें कुमा को उसके मॉम के डेथ के बारे में बताया जाता है। हम देखते हैं कि कुमा का डैड उसे समझा रहा है कि इसे तुम्हें सहना होगा और जीना होगा, जिस पर कुमा कहता है कि क्यों, मैं इसके बदले मरना चाहता हूँ। लेकिन उसका डैड कहता है कि वॉरियर ऑफ रिवलेशन आएगा और हमें बचाएगा। हम देखते हैं कि प्रिजन के अंदर कुमा का डैड सबको सन गॉड निका के बारे में बता रहा है। सन गॉड निका के बारे में उसके ट्राइब में बरसों से बताया जा रहा है। तभी एक सेलेस्टियल ड्रैगन उसे गोली से मार देता है। इसी के साथ स्टोरी शिफ्ट होती है और हमें फ्लैशबैक में 38 साल पहले के बारे में बताई जाती है जिसमें हम देखते हैं कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स गॉड वैली को कब्जे में ले लिए हैं और वहाँ के जनसंख्या को कम करने के लिए पॉपुलेशन इरेडिकेशन टूर्नामेंट नाम के खेल को खेल रहे हैं। हम देखते हैं कि गॉड वैली का उस समय का किंग इस खेल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सेंट फिकारलैंड गार्लिंग मार देता है। हम देखते हैं कि वहाँ के रहवासियों के अलावा स्लेव्स को भी मारने का ऑर्डर मिलता है। मरीन्स भागे हुए कैदी को पकड़ चुके हैं फिर से। भागा हुआ कैदी कोई और नहीं, कुमा है। हम देखते हैं कि कुमा को बहुत सारे बंदी लोग मिलके मार रहे हैं और तभी वहाँ पे एंट्री होती है इवान को और जिन्नी की और इसी के साथ चैप्टर की समाप्ति होती है। हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो आने तक के लिए बाय बाय।